हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को और गति दे रहे हैं। हम कक्षा 10 के विज्ञान की एक बहुत ही बेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के हस्तलिखित नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। जिससे क्या है कि जो हमारी मेन चीज़ें हैं, नोट्स में जो चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो और साथ ही साथ ये नोट्स आपको फ्री भी मिल रहे हैं, तो नोट्स की पीडीएफ आपको फ्री दे रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए तैयारी इसी तरह से बेहतरीन करते रहें और इसको स्टार्ट करें। तो देखो, हम बात कर रहे हैं, एक चैप्टर है हमारा तीसरा, जिसका नाम है धातु व या एवं अधातु। क्या होती है धातु और क्या होती है अधातु, इसके बारे में आप सुनो कि धातु और अधातु के बारे में हम जब बात करते हैं तो आप लोगों ने कई सारी चीजें देखी होगी आपके घर, आपके आसपास। जब भी आप कहीं आते जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। तुम कहोगे क्या सर देखते हैं, क्या कुछ तो नहीं देखा ना? आपने देखा होगा लोहे का गेट, कभी आपने देखा होगा लकड़ी का गेट, दरवाजा, कभी आपने देखा होगा आपके घर के बर्तन देखे होंगे, आपने आपके लाइट का स्विच बोर्ड देखा होगा, है ना? आपने पेन देखी, किताब देखी, जूते देखे, ये सारी चीजें देखी है। इनमें से कुछ चीजें धातु हैं, कुछ चीजें अधातु है। जब हम 9th में पढ़ते थे, एक चैप्टर था हमारा जिसमें हमने पढ़ा तत्व। और जो तत्व होते हैं वो 3 टाइप के हमने मुख्य रूप से देखे थे। एक होता था धातु, एक होता था अधातु, और इन दोनों के जो गुण दिखाता था, जिसे हम क्या कहते थे, इन तीसरा होता था वो होता था उपधातु। क्या होता था? उपधातु। तो उसी तत्वों के 2 अलग अलग प्रकार के बारे में बात करेंगे, जो धातु है और एक अधातु है। क्या क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हम जब किसी पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ के 2 गुणों की बात करते हैं। एक पदार्थ के भौतिक गुण पढ़ते हैं। कौन से गुण पढ़ते हैं? भौतिक। और एक हम पदार्थ के रासायनिक गुण पढ़ते हैं, रासायनिक। तो दोनों टाइप के हम धातुओं के और अधातुओं के गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की। तो हमने धातुओं और अधातुओं को साथ ही साथ करने की कोशिश करी है, तो जिससे क्या है कि आप इन दोनों को साथ साथ पढ़ते जाए। तब सुनो, सामान्यतः धातुएं कठोर एवं ठोस होती है। सामान्यतः शब्द यूज किया, सामान्यतः कठोर होती है और ठोस होती है, एकदम ठोस होती है। ये सामान्यतः ठोस हो सकती है या गैस हो सकती है। लेकिन आपको एक बात देखिए कि सामान्यतः ये कठोर और ठोस होती है, और ये ठोस हो सकती है और गैस हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, वो महत्वपूर्ण है। अपवाद में बात करें, कुछ धातुएं होती है सॉफ्ट, मुलायम होती है। जैसे एक तो लिथियम, एक सोडियम, एक क्या, एक लिथियम, एक सोडियम, Na इसका प्रतीक, और पोटेशियम के, ये तीनों धातुएं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ध्यान रखना, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम ये बहुत सॉफ्ट होती है। इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इतनी सॉफ्ट होती है, कठोर नहीं होती ज्यादा। बाकी की सारी धातुएं कठोर होती है। और हमने यहाँ पर बात करी कि सामान्यतः धातुएं कौन सी अवस्था में मिलेगी? ठोस। लेकिन एक द्रव अवस्था में धातु मिलती है, जिसे हम कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी, या इसका दूसरा नाम है पारा। पारा को कई बार पारद लिखते हैं, ठीक है ना? और इसका
प्रतीक है Hg, प्रतीक क्या है Hg। इसी तरह से हम जब अब अधातुओं की बात करें तो ये ठोस होती है, साथ ही साथ गैस हो सकती है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन, जिसका प्रतीक है Br, ध्यान में रह जाएगा। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी पूछे ऐसी कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी कौन सी जो धातु है द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी, या इसका दूसरा नाम पारा, या इसको पारद कहते हैं, या इसका प्रतीक Hg होता है। दूसरी तरफ इसका क्वेश्चन ये पूछा जाए ऐसी कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन, Br इसका प्रतीक। ध्यान से अब सुनो, नेक्स्ट सुनो। धातुओं में धात्विक समक पाई जाती है कि धातुओं की जो सतह होती है वो समकिली होती है, धातुएं समकती रहती है। आप बात समझ गए ना, धातुएं क्या आपने देखी होगी चमकती है, तो धातुओं में कैसी चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं की सतह चमकदार होती है, लेकिन इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती, यानी कि मतलब यह है कि इनकी सतह चमकती नहीं है, इनकी सतह जो है वो नहीं चमकती। लेकिन इसका एक अपवाद है, आयोडीन। आयोडीन के कारण आप आयोडीन जो है वो चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है, तो आयोडीन। अच्छा, आयोडीन जो है वो आपके घर में जो नमक आता है उसमें पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा नमक की थैली के ऊपर नाम लिखा रहता है कि आयोडीन युक्त नमक, मतलब उसमें आयोडीन है। और आपको पता ही होगा कि जब आयोडीन नहीं खाते हैं तो हमारी थायराइड ग्रंथि में हार्मोन नहीं बनते हैं, और जिसकी वजह से कौन सा हार्मोन होता है जो नहीं बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन, जिसकी वजह से हमारे गर्दन के अंदर जो अवटु ग्रंथि है वो फूल जाती है। इसलिए हम कहते हैं गर्दन फूल गई, और उससे एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है गलगंड या गेंगा या गोइटर, 3 नामों से जानते हैं, तो वो ध्यान रखना। तो ये, लेकिन आप कहोगे सर नमक का सूत्र तो NaCl होता है, तो NaCl के साथ में थोड़ा थोड़ा I मिला देते हैं, वो अलग कण पड़े रहते हैं, अभिक्रिया नहीं होती इनकी, अलग अलग कण होता है। और ये आयोडीन जो होता है ये इसी वजह से आपका नमक आपने देखा हो तो चमकीला दिखता है, लेकिन आप कुछ दिन उसको छोड़ो और खुला छोड़ दो तो वो धीरे धीरे उसकी चमक जो है वो गायब हो जाएगी, अब चमकीला नहीं रहेगा। समझे बात को? तो इसलिए आपने देखा होगा जो बढ़िया क्वालिटी का नमक आता है उसमें आयोडीन अच्छा होता है, आयोडीन ज्यादा होता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा चमकता है, सफेद रंग का दिखता है। जबकि जो घटिया क्वालिटी के नमक है वो काले काले से दिखते हैं, एकदम इतने सफेद नहीं दिखते। ये बात ध्यान रखें। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता, कई बार इसकी परिभाषा पूछी जाती है, आघात वर्धनीयता क्या होती है? तो सुनो, आघात वर्धनीयता का अर्थ है कि इनको पीट पीट करके, धातुएं जो है इनको पीट पीट करके पतली सादर बना देते हैं। आपने देखा होगा ना, पीटे लोहे को पीटे हैं तो सादर बनती है, पतला होता है। तो पीट पीट करके पतली साद नहीं है, ये सादर है, सादर बनाया जा सकता है। और सबसे ज्यादा आघात वर्धना अगर पाई जाती है तो सोने और चांदी में पाई जाती है, जबकि अधातुओं को पीटा नहीं जा सकता, और पीट के नहीं तो आप सादर नहीं बना सकते, इसलिए हम कहेंगे आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती। एक इसमें पाई जाता है तन्यता। तन्यता का अर्थ है कि इनको खींच करके पतला तार बना सकते हैं। धातु ली, उसको खींचो और खींचोगे तो क्या बन जाएगा? पतला तार बन जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है सोने के अंदर। 1 ग्राम सोना लो और 2 किलोमीटर लंबा तार बना दो। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबा तार बना दो। इसलिए 1 ग्राम सोने से कितना तार बना देंगे? 2 किलोमीटर। ऐसा अगर हम कहें कि तन्यता अधातुओं में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती। अधातुओं में तन्यता
नहीं पाई जाती। तो तन्यता और आघातवर्धनीयता दोनों ही गुण किसके हैं? धातुओं के। चांदी में, सोने में ज्यादा है आघातवर्धनीयता और तन्यता भी। तार बना सकते हैं 2 किलोमीटर 1 ग्राम सोना लेके। नेक्स्ट बात करते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। देखो 2 नाम आएंगे, सुचालक और एक आएगा कुचालक। देखो इसका क्या अर्थ है। सुचालक मतलब ये विद्युत और उष्मा दोनों का पूछा जाएगा कि विद्युत और उष्मा के सुचालक, या इसकी जगह ये पूछ लेंगे विद्युत और उष्मा के कुचालक। तो क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसमें करंट चलता है, वो विद्युत के सुचालक, और जिसमें करंट नहीं चलता है वो विद्युत के कुचालक। और जिसमें उष्मा चलती है, जैसे आप लोगों ने कभी कभी चीजें देखी होगी, अगर आप कोई लोहे की रोड लो और उसको आगे से गर्म करो तो वो धीरे 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 यहाँ से गर्म हो जाएगी। कहने का मतलब उष्मा हम यहाँ दी और उष्मा चलती चलती कहाँ गई? यहाँ। सही है ना? तो इसका मतलब ये विद्युत की सुचालक है, सॉरी उष्मा की सुचालक है। इसकी तरह अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने लकड़ी लो, लकड़ी को आप जलाओ, उष्मा दो यहाँ से, तो धीरे धीरे उष्मा यहाँ नहीं आएगी, यानी कि पीछे वाला भाग गर्म नहीं होगा। आप जब लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी यहाँ से जली हो तो यहाँ से पकड़ के अंदर डालते हैं या बाहर निकालते हैं, यूं घुमा सकते हैं ना, क्योंकि पीछे से वो गर्म ही नहीं होता, गर्म नहीं होता। इसका कारण है कि जो इसमें ये विद्युत उष्मा के कुचालक होते हैं। समझ में आए? जिसमें उष्मा चलती है वो सुचालक उष्मा का, और जिसमें उष्मा नहीं चलती है वो उष्मा का कुचालक। तो हम यहाँ बात करते हैं ये उष्मा के क्या होता है? सुचालक होता है। ये उष्मा के कैसे होता है? सुचालक। सबसे ज्यादा सुचालक कौन होती है? चांदी। चांदी का प्रतीक ध्यान रखना Hg। और उसके बाद होती है सुचालक कॉपर। कौन होती है? कॉपर। और सबसे अच्छे उष्मा के चालक है ये, ठीक है ना, ये दोनों अच्छे चालक है। पीबी लेड, पीबी और मरकरी Sg उष्मा के क्या है? कुचालक। इन दोनों में लेड, ये 2 अपवाद मान लो आप। लेड का प्रतीक पीबी है, लेड का प्रतीक क्या है? पीबी। और मरकरी यानी Hg, ये दोनों ही उष्मा के कुचालक है। ध्यान देंगे, इसमें उष्मा नहीं चलती। और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें अधातुओं की, तो अधातुएं उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। जबकि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु। ये किसका प्ररूप है? कार्बन का प्ररूप है सीसा ये सीसा पेंसिल में यूज होता है। कौन सी पेंसिल में? सीसा पेंसिल में जो निब होती है उसमें यूज होता है। जो सीसा पेंसिल आप लाते हो उसमें अंदर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका ग्रेफाइट, जिससे आप लिखते हो। काला रंग छोड़ता है, इसको कागज पे घिसोगे ग्रेफाइट को तो काला रंग छोड़ता है जिससे लिखा जाता है। तो ये ग्रेफाइट होता है, ये अधातु होता है। और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसका अर्थ ये है ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत के सुचालक। विद्युत के सुचालक होती है धातुएं। इसमें धातुओं में करंट चलता है, और ये विद्युत की कुचालक होती है अधातुएं। लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है, वो मैंने पहले ऊपर लिख रखा है। अच्छा, ये पीवीसी में नहीं चलता करंट, ये यहां पे क्यों लिखा है? सुनो, पीवीसी का पूरा नाम, पी का मतलब पॉली, पी का अर्थ क्या है? पॉली। वी का अर्थ होता है वाइनिल, वी का अर्थ है वाइनिल, वी का अर्थ हो गया वाइनिल। और सी का अर्थ है क्लोराइड, तो इसका पूरा नाम पूछा जाए पॉली वाइनिल क्लोराइड। इसमें करंट तो नहीं चलता। अरे पीवीसी के पाइप वगैरह देखे नहीं आपने, तार वगैरह आते हैं, तो वो है, उसके बारे में है, ठीक है ना। चलो, ध्वनिक या ध्वनिक, या इसको कहते हैं सोनोरस।
सोनोरस का अर्थ है कि इनको अगर आप कुटोगे पिटोगे तो ध्वनि उत्पन्न करेगी। कठोर सतह से टकरा कर आवाज उत्पन्न करती है। आप लोगों ने देखा होगा थाली गिर जाए तो कितनी आवाज करती है, अगर उसकी जगह कोई लकड़ी गिर जाए तो कितनी आवाज करेगी, भाटा गिरेगा तो कितनी आवाज करेगा, नहीं ना। तो ये इसलिए ये सोनोरस है, इनमें कहीं से टकराएगी तो बहुत आवाज उत्पन्न करेगी, लेकिन ये सोनोरस नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये आवाज उत्पन्न नहीं करेगी। नेक्स्ट बात करते, ये एक और बात सुन लो। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड यानी कि धातु अगर किसी के साथ अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ, जैसे कॉपर है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर दी, CuO बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो बताइए कैसी प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। अम्ल और क्षार पढ़ा था ना। जबकि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। C कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो CO2 बन गया। तो बताओ CO2 जो है वो अधातु का ऑक्साइड है, जिसे हम कहेंगे अधातु ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं, इनको धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। ये अम्लीय प्रकृति क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये तो हमने बातें कल भी करी थी। लेकिन यहाँ पर जो पूछ ले कि भाई इसका उदाहरण बताओ, अंतर बताओ पूछ ले, तो ऐसी बातें पूछ ले तो हमें थोड़ा थोड़ा तो पता होना ही चाहिए। बोलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये काले काले पेज क्यों दिख रहे हैं फिर, वो तो नहीं दिख रहे थे। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण धर्म। हम बात किसकी करने वाले हैं बेटा, धातुओं के रासायनिक गुण धर्म के बारे में बात करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो धातुओं का वायु में दहन करो, मतलब इनका धातुओं को जलाओगे तो क्या होगा, धातु को क्या करना, दहन। दहन का अर्थ है जलाना, और मैंने बहुत बार बताता हूं मैं, दहन का अर्थ है O2 से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो हमने यहाँ पर भी लिखा कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या बन गया, CuO, कॉपर का ऑक्साइड। इसी तरह से हमने यहां पर क्या किया, एल्यूमिनियम लिया और इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाई तो ये Al2O3 बनेगा, ठीक, या Al है ना, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ये फॉर्मूला है। कैसे बनता है देखो ध्यान से सुनो। ये रिएक्शन संतुलित करेंगे तो यहाँ 4 लगाओ और ऑक्सीजन के 3 लगाओ और ये 2 बन जाए, तो ये संतुलित करनी है अभिक्रिया। तो सुनो आप एक बात समझो, सूत्र बनाना 9th में सीखोगे। इसकी संयोजकता 3 और इसकी संयोजकता ऑक्सीजन की 2, और ये संयोजकता इसके पास जाएगी, ये इसके साथ आएगी, तो Al2 हो जाएगा O, ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। ये बात है। हाँ, उभयधर्मी ऑक्साइड का अर्थ क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड का अर्थ क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड का अर्थ होता है ऐसे ऑक्साइड, ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय व्यवहार भी दर्शाते हैं और क्षारीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। मैंने अभी आपको कहा धातु के ऑक्साइड होते तो कैसे, क्षारीय प्रकृति के, लेकिन कुछ कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षारीय व्यवहार भी दर्शाते हैं और अम्लीय व्यवहार भी, दोनों व्यवहार दर्शाते हैं। तो हमने यहां पर लिखा वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो कौन सा गुण दर्शाएगा, क्षार का, यानी वो क्षारीय प्रकृति का होगा। और जब वो क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा गुण दर्शाएगा, अम्ल का। इसलिए हम कहते हैं वो दोनों प्रकृति के होते हैं। तो इसे जल बनाते हैं क्योंकि ये उदासीनीकरण टाइप अभिक्रिया हो रही है ना। तो देखो इसमें 2 है, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक जिंक ऑक्साइड, ZnO। ये दोनों के दोनों
उभयधर्मी ऑक्साइड है। इनकी रिएक्शन भी हमने कराई यहाँ पे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, इसकी अभिक्रिया हमने HCl के साथ कराई। ये क्या है? अम्ल है। जब हमने इसके साथ कराई तो क्या बन गया? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ ही साथ क्या बन गया? जल। और ये क्या बना? लवण। क्या बना? लवण। और इसी तरह से हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वापस अभिक्रिया किसके साथ कराई? NaOS, ये क्या है? सार के साथ कराई, तो हमारा क्या बन गया? सोडियम एल्यूमिनेट। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, रिएक्शन भी महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखें। NaAlO2, ये और साथ में क्या बन गया? जल बन गया। और ये क्या है आपका? लवण। ठीक बात। नेक्स्ट देखते हैं कुछ। यहां पर इसको देखो, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। ज्यादातर धातु के ऑक्साइड है वो जल में घुलते नहीं है, और कुछ जल में घुलकर सार प्रदान करते हैं। कई धातु के ऑक्साइड ऐसे हैं जो घुलते हैं और सार बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको अगर आप जल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो NaOS बन जाएगा। K2O, अगर आप पोटेशियम ऑक्साइड को जल के साथ रिएक्शन कराओगे तो KOS बन जाएगा। ये दोनों क्या है? सार है। ज्यादातर धातु के ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन कुछ एक घुलते हैं, और घुलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सार बनाते हैं। भाई धातु के ऑक्साइड होते ही सारी प्रकृति का है, तो जल में मिलाओगे तो सार बना देंगे। ठीक बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग दर से क्रिया करती है। धातु है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है अलग अलग दर से। कई धातुएं तो फास्ट करती है, कई धातुएं धीरे करती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। स्पीड अलग है, कोई तो जल्दी जल्दी कर लेगी, कोई करेगी भी नहीं, ऐसा भी तो होगा। धातुएं ऑक्सीजन से अलग अलग। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। इनकी तो कहानी मस्त है। ये बहुत फास्ट अभिक्रिया करती है। कौन? पोटेशियम और सोडियम दोनों ही ऑक्सीजन से बहुत फास्ट अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करके ही भी आग पकड़ लेती है। आपने ऑक्सीजन के संपर्क में ऐसे ही खुली इन धातुओं को रखा तो वायु से ऑक्सीजन लेगी, अभिक्रिया करेगी और आग पकड़ लेगी। क्या पकड़ लेगी भाई? आग। तो आग पकड़ लेगी। इसलिए आपको ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ना पड़ेगा। इसलिए ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। किसको? सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम का नाम फेमस है, पूछा जाएगा कि सोडियम को केरोसिन में डुबा के क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अत्यंत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया तो करते करते करण दो, बढ़न दो, मरण दो, लेकिन ये क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं। और जब आग पकड़ते हैं तो भाई साहब गड़बड़ी है। इसलिए ये बात हमने कही कि इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ना पड़ेगा। इनका ऑक्सीजन के साथ जो लफड़ा चल रहा है ना, ऑक्सीजन से मिलने ही मत दो, फिर क्या कर लोगे? करो आग, करो धमाल। नहीं कर सकते। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, नॉर्मल टेम्परेचर पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, लेड आदि जैसी धातुएं जो है, धातुओं पर ऑक्साइड की पतली परत सट जाती है, जो पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि सामान्य ताप पर अगर आप मैग्नीशियम लोगे, एल्यूमिनियम लोगे और जिंक लोगे और लेड, ऐसी धातुओं पर ऑक्सीजन की एक पतली परत सट जाएगी, ऑक्साइड की परत। ये मान लो लोहा है, सॉरी लोहा नहीं, मैग्नीशियम है, मान लो। क्या मान लिया? मैग्नीशियम है। तो क्या होगा? सुनो, इसके चारों ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइड, और परत सट जाएगी। फिर अंदर का जो मैग्नीशियम पड़ा है वो सुरक्षित है, समझे? तो ये पुनः ऑक्सीकरण से भी बचाती है, और ऊपर सामान्य ताप पर ये क्या कर जाती है? ऑक्साइड की एक परत छट जाती है। ठीक बात। नेक्स्ट और कुछ बातें सुनते रहो। लोहा सामान्यतः जलता नहीं है, परंतु लोहे के स्वर्ण तेजी से जलता है। लोहा कभी नहीं जलता है। आप अगर लोहे को जलाओगे तो लोहा थोड़े जलेगा, ऑक्सीजन दहन की तो बात कर रहे हैं, दहन तो जलता नहीं है, लेकिन उसके चूर्ण टुकड़ों को जलाओगे तो जल जाएगा।
कॉपर भी नहीं जलता, परंतु कॉपर पर काले रंग की परत चढ़ती है और कॉपर ऑक्साइड की परत होती है। वो कॉपर पर काले रंग की परत, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कॉपर, क से कॉपर और क से ही क्या, काला। तो कॉपर पे कौन से रंग की परत चढ़ती है, काले रंग की चढ़ती है, ध्यान रहेगा। और सिल्वर, चांदी, सोना अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। सोना और चांदी ये कोई रिएक्शन, अच्छा सिल्वर का प्रतीक है जी और चांदी, सोने का, गोल्ड का Au, ये दोनों ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते, ऑक्सीजन से किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करते। समझ में आई बात? चलो ये एक और टॉपिक देखना, एनोडीकरण। क्या होता है एनोडीकरण? ध्यान से सुने और समझे। एनोडीकरण क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसकी परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि क्या होता है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। मान लो ये एल्यूमिनियम है और इसके ऊपर हम चाहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाना। हम इसके ऊपर थोड़ी परत चढ़ाना चाहते हैं, एल्यूमिनियम की क्या चढ़ाना चाहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाना चाहते हैं जिसे हम एनोडीकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण। ये परत क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये संचारण से बचाती है। यहाँ पर परत चढ़ गई तो अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो तो सुरक्षित, तो अंदर के संचारण से बचाते हैं। परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम को आकर्षक बनाया जा सकता है। ये परत है ना, परत एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसको आराम से रंगा जा सकता है। पहले एल्यूमिनियम बेटा रंगा नहीं जाता, लेकिन इसके ऊपर परत चढ़ा दो तो आसानी से रंगा जा सकता है। परत को, ठीक है, पर करे कैसे, परत चढ़ाओगे कैसे, सवाल तो ये ना सर, आप कहोगे कि परत चढ़ाओगे कैसे, तो आपको क्या करना, सिंपल सा काम करना सर। क्या काम करोगे, एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करो। ये मान लो एक यहां पर ले लो, थोड़ा छोटा डिब्बा बनाते हैं रे यार, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें क्या भर दो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, लेकिन कैसा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर दो। और उसके बाद एक साफ एल्यूमिनियम लो, एकदम बढ़िया एल्यूमिनियम का टुकड़ा लो और उसका एनोड बना दो। एनोड का अर्थ क्या होता है, एनोड का अर्थ होता है बेटा जो प्लस से जुड़ता है। जो किससे जुड़ता है, बैटरी को जोड़ो, जो प्लस वाले से जुड़ता है वो, और ये दूसरे वाला कैथोड, ये कुंजी, और इसको सीधा सीधा जोड़ो इसमें, और यहाँ पर कोई भी बना दो आप। ये तो क्या है, एनोड, और ये है किसका, ये है किसका, एल्यूमिनियम धातु का, साफ एल्यूमिनियम, और ये बना दिया हमने एक कैथोड। अब सुनो, अब इसमें करंट प्रवाहित कर लो, अब इसमें क्या प्रवाहित कर दो, करंट प्रवाहित कर दो। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगी, यहाँ पर एल्यूमिनियम आएगी, इसमें से करंट फ्लो करोगे तो इसमें क्या आएगी, एल्यूमिनियम, और ये रिएक्शन करके इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगी। एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगी कौन, ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत बना देता। ये सिंपल सा ऐसा काम करना। ये कैथोड किसी का भी बना लो, कोई मतलब नहीं है, हमें तो एल्यूमिनियम से लेना देना है, ठीक बात। चलो, तो धातु की जल के साथ अभिक्रिया हम पढ़ेंगे कल, और उससे पहले कुछ और बात बताता हूँ कि ये डाउनलोड अवर ऐप, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक, और प्रव्या अकेडमी का ये मोबाइल नंबर है, तो आप व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, ताकि आपको यहाँ पर मिल जाएगी PDF। ये जो हमारे नोट्स की PDF है वो यहाँ पर मिलती रहती है, और इसके अलावा कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास लग कैसी रही है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए, गुड नाइट।